Reading passage 1. Sheet glass manufacturer. The float process. Okay, start करते हैं. Glass which has been made since the time of the Mesopotamians and Egyptians is little more than a mixture of a sand, soda ash and lime. So जो ग्लास बनता था मेसोपोटामियन और इजिप्टियंस के टाइम में वो तीन चीज़ों का मिक्सचर था, सैंड, सोडा और लाइम. When heated to about 1500 डिग्री सेल्सियस दिस बिकम्स मोल्टन मैस. जब उसको 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता था वो मोल्टन मैस बन जाता था, मतलब पिघल जाता था. दैट हार्डन्स व्हेन स्लोली कूल्ड. फिर उसको वो हार्ड करते थे जब वो होली होली धीरे धीरे कूल होता था. द फर्स्ट सक्सेसफुल मेथड फॉर मेकिंग क्लीन एंड फ्लैट ग्लास इन्वॉल्व स्पिनिंग. जो फर्स्ट मेथड था, सक्सेसफुल मेथड था मेकिंग क्लियर ग्लास बनाने का एंड फ्लैट ग्लास बनाने का, उसमें इन्वॉल्व था स्पिनिंग. This method was very effective as well as glass had not touched any surface between being soft and becoming hard. So ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड था एज द ग्लास हैड नॉट टच्ड एनी सरफेस, क्योंकि वो जो ग्लास था वो किसी भी सरफेस को टच नहीं करता था जब वो सॉफ्ट होता था या जब वो हार्ड बनता था. सो इट स्टेड परफेक्टली अनब्लेमिश्ड विद ए फायर फिनिश. ठीक है, तो ये एकदम साफ होता था. हाउएवर द प्रोसेस टुक ए लॉन्ग टाइम एंड वाज लेबर इंटेंसिव. बट ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा समय लेता था और इसमें बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व थी, मतलब काफ़ी सारी लेबर लगती थी इसमें. ओके, सो अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस देखें, कंप्लीट द टेबल. आई होप आपको विजिबल है. ओके, कंप्लीट द टेबल एंड डायग्राम बिलो. चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स. ओके, सो चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स. 2 वर्ड से ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे. टेबल को कंप्लीट करना है. मेथड फर्स्ट, ग्लास रिमेन्ड डैश स्लो. ओके, सो फर्स्ट मेथड था जो द फर्स्ट सक्सेसफुल मेथड फॉर मेकिंग क्लीन ग्लास इन्वॉल्व स्पिनिंग. सो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे दैट विल बी स्पिनिंग. सो SPINNING. सो स्पिनिंग. ग्लास रिमेन्ड डैश. सो ग्लास क्या रहता था? The method was very effective as the glass had not touched any surface between being soft and becoming hard, so it stayed perfectly unblemished. So glass remained unblemished और perfectly unblemished दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं, तो we'll go with this answer, UNBLE. So the answer is UNBLE MISHED. स्लो डैश. सो ये लेकिन प्रोसेस बड़ा धीरे था, बहुत लंबा समय लेता था, लॉन्ग टाइम, एंड वाज लेबर इंटेंसिव. सो विल राइट लेबर इंटेंसिव. So that was labor intensive. Okay. However, demand for flat glass was very high and glassmakers across the world were looking for a method of making it continuously. इसकी जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा थी और जो ग्लास मेकर्स थे वो चाहते थे वो कंटिन्यूसली बनाते रहें. द फर्स्ट कंटिन्यूस रिबन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड स्क्वीजिंग मोल्टन ग्लास. जो पहला कंटिन्यूस प्रोसेस, द फर्स्ट कंटिन्यूस रिबन प्रोसेस इन्वॉल्व स्क्वीजिंग मोल्टन ग्लास. स्क्वीज होता है मतलब इकट्ठा करना, स्क्वीज करना मोल्टन ग्लास को स्क्वीज करना थ्रू द 2 हॉट रोलर्स, 2 हॉट रोलर्स से, सिमिलर टू एन ओल्ड मैंगल. दिस अलाउड ग्लास टू वर्चुअली एनी थिकनेस टू बी मेड नॉन स्टॉप, बट द रोलर वुड लीव बोथ साइड्स ऑफ द ग्लास मार्क्ड. सो बेसिकली क्या था, तो एक प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया था जिससे स्क्वीज करते थे वो मोल्टन ग्लास को, मतलब पतला कर देते थे मोल्टन ग्लास को एक हॉट रोलर से, 2 हॉट रोलर से, गर्म रोलर्स के साथ. वो इससे वर्चुअली एनी थिकनेस, किसी भी तरह की थिकनेस हो जाती थी, क्योंकि वो कितना भी उसको पतला कर सकते थे, नॉन स्टॉप वो बनाते रहते थे. बट द रोलर वुड लीव बोथ साइड्स ऑफ द ग्लास मार्क्ड. लेकिन रोलर जो था उसकी वजह से दोनों साइड्स जो थी उसकी वो मार्क रहती थी.
एंड दीज वुड देन नीड टू बी ग्राउंड एंड पॉलिश. तो फिर दोनों साइड्स जो थी उसकी उसको अच्छी तरह से रगड़ना पड़ता था, पॉलिश करना पड़ता था. दिस पार्ट ऑफ प्रोसेस रब्ड अवे अराउंड 20% ऑफ द ग्लास एंड द मशीन वॉज वेरी एक्सपेंसिव. ये एक्चुअली 20% जो है ग्लास का वो ख़त्म कर देता था, मतलब वो पॉलिश में और रगड़ने में निकल जाता था. और जो मशीन थी, जो रोलर वाली मशीन थी, वो भी बड़ी एक्सपेंसिव थी. वैसे ये भी एक रोलर है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा फ्लोट प्रोसेस, ये डिफरेंट प्रोसेस है. ये जो फर्स्ट प्रोसेस था ribbon, okay, ribbon process, that is the second method, could produce glass sheet of varying thickness. So answer should be thickness. So यहाँ पे बताया गया था thickness, THICKNESS, to be made non-stop process. Glass was dash. So glass क्या था, डिसएडवांटेज क्या था, ओके, उसके प्रॉब्लम्स क्या थी, need to be ground, so non-stop, but the roller would leave both sides of the glass marked and this would then need to be ground and polished. Glass was 20% of the glass rubbed away, ठीक है. Machine was inexpensive. Glass was so marked, so we can say marked. जो ग्लास था वो मार्क हो जाता था और जो 20% जो सिस्टम था 20% वो ग्लास का रब हो जाता था. मशीन बड़ी एक्सपेंसिव थी. तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट. आई होप आपको ये समझ आया होगा. ओके, सो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. द फ्लोट प्रोसेस, आगे हम शायद इसको देखेंगे. फ्लोट प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लैट ग्लास वॉज इन्वेंटेड बाय Alistair Pilkington. This process allows the manufacture of clear tinted and coated glass for building and clear and tinted glass for vehicles. ठीक है, तो ये क्लियर टिंटेड और कोटेड ग्लास बनाता था बिल्डिंग के लिए. कोटेड मतलब होता है जिसपे सतह पूरी लगी हो, एक्सक्यूज मी. और क्लियर एंड टिंटेड ग्लास बनाता था व्हीकल के लिए, लेकिन उस पर कोट नहीं होता था जो व्हीकल वाला था. ठीक है, सो हम ट्रू फॉल्स में भी देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो. सो इसमें था बॉक्स 1 to 8, 1 से 8 तक हम 2 वर्ड्स लिख सकते हैं मैक्सिमम. ट्रू फॉल्स. द विजिबल है. द मेटल यूज्ड इन द फ्लूट प्रोसेस हैड टू हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये तो भी नहीं पता. Pilkington invested some of his own money in the float plants. Pilkington's full-scale plant was on the process invented by was not being improved. Computers are better than humans and detecting. तो अभी तो ये ठीक है, ये सारा पढ़ना है. The float process for making the first glass was invented by Alistair Pilkington. This process was manufactured by Clear. ठीक है, ये Clear बनाता था. Had been experiencing, ये जो person था had been experimenting with improving and melting processes, and 1952 he had the idea of using a bed of molten metal to form the flat glass. ठीक है, तो एक bed of molten metal, तो bed of, उसने सोचा कि उसको एक आइडिया है कि एक मैं बेड बनाता हूँ मोल्टन मेटल का टू फॉर्म द फ्लैट ग्लास. तो फ्लैट ग्लास बनाने के लिए वो एक मोल्टन मेटल का बेड बनाएगा. सो आई होप दिस इज मोल्टन मेटल का बेड. सो विल से मोल्टन मेटल. सो हम पहले इसे अंडरलाइन कर दें. सो मोल्टन मेटल का वो एक बेड बनाएगा फ्लैट ग्लास के लिए, एलिमिनेटिंग ऑल टुगेदर द नीड फॉर रोलर विद इन द फ्लोट बाथ. ठीक है, तो उससे रोलर की ज़रूरत नहीं है. द मेटल हैड टू मेल्ट एट ए टेम्परेचर लेस देन द हार्डनिंग पॉइंट ऑफ ग्लास, दैट इज 600 डिग्री सेल्सियस.
but could not boil at a temperature below the temperature of the molten glass about 1500 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो वो 600 डिग्री सेल्सियस तक हार्ड मतलब मेल्ट टेम्परेचर जा सकता था नीचे, बट 1500 तक का नहीं. द बेस्ट मेटल ऑफ द जॉब वॉज टिन. सो इसके लिए जो बेस्ट मेटल था जॉब के लिए वो टिन था. सो हम इस पे मोटल मैटन या मोल्टन टिन दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक मोल्टन मेटल इज़ फाइन. The rest of the concept, okay, so the rest of the concept relying on gravity. बाकी सारा gravity पे था. concept मतलब gravity के base पे ही वो सारा चलेगा. Which guaranteed that the surface of the molten metal was perfectly flat and horizontal. क्योंकि अगर वो बेड पे रख मतलब सरफेस पे रखेंगे तो सरफेस तो फ्लैट ही होगा हमेशा. Consequently, when pouring molten glass onto the molten tin, ओके तो यहाँ पे हम मोल्टन टिन ले लेते हैं और यहाँ पे मोल्टन ग्लास पोर करते हैं. पोर मतलब होता है डालना. सो द सिक्स्थ आंसर विल बी मोल्टन ग्लास. सो जब मोल्टन ग्लास को मोल्टन टिन में पोर करते थे, कॉन्सिक्वेंटली व्हेन द पोरिंग मोल्टन ग्लास इन onto the molten tin, the underside of the glass would also be perfectly flat. तो underside जो है ग्लास की वो भी फ्लैट हो जाएगी. If the glass were kept hot enough, अगर वो ग्लास बहुत गर्म होगा, it would flow over the molten tin. तो वो molten tin के ऊपर फ्लो करता रहेगा until the top surface was also flat. जब तक वो top surface भी एकदम फ्लैट हो जाएगा, horizontal हो जाएगा and perfectly parallel to the bottom. तो एकदम bottom के एकदम parallel हो जाएगा bottom surface के. Once the glass cooled at 604 degree Celsius or less, it was too hard to mark and could be transported out of the cooling zone by rollers. जब वो 604 डिग्री तक कूल हो जाएगा तो फिर वो बड़ा हार्ड हो जाएगा, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है आउट टू कूलिंग जोन बाय रोलर से कूलिंग जोन में ट्रांसपोर्ट कर देते थे. तो ये हो गया रोलर. ठीक है. The glass settled to the thickness of 6 millimeters because of surface tension interaction between the glass and the tin. ठीक है. So glass settled, जो ग्लास जो सेटल होता था वो 6 मिलीमीटर की थिकनेस के था बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इंट्रैक्शन बिटवीन द ग्लास एंड द टिन. उस टेंशन की वजह से बाय जो सरफेस टेंशन की वजह से जो थिकनेस थी वो 6 मिलीमीटर रहता था. बाय फॉर्चुनेट कोइंसिडेंस 60% ऑफ द ग्लास फ्लैट ग्लास मार्क्ड at that time was for 6 millimeter glass. So ये मतलब कोइंसिडेंस था कि 60% जो ग्लास था वो 6 मिलीमीटर का ही यूज़ किया जाता था, तो वो ग्लास फिर फ़ायदा हो गया उसे बनाने का. Pilkington built a pilot plant in 1952 and by 1955 he had convinced his company to build a full scale plant. तो 1953 में उसने फर्स्ट पायलट प्लांट बनाया, फर्स्ट प्लांट, और फुल स्केल प्लांट बन गया था वो 1955 तक. However, it took 14 months of non-stop production, costing the company £1 lakh a month before the plant produced any usable glass. तो उसको £1 लाख का उसका खर्चा पड़ता था जब तक अभी ग्लास शुरू भी नहीं हुआ था बनना. Furthermore, once they succeeded in making marketable flat glass, the machine was turned off for a service to prepare it for a year of continuous production. So furthermore, once they succeeded in making marketable flat glass, जब वो marketable flat glass बनाना शुरू कर दिया, the machine was turned off for a service to prepare it for years of continuous production. तो फिर मशीन से वो continuous production करते रहे सालों तक. When it started up again, it took another 4 months to get the प्रोसेस राइट अगेन. जब उसको फिर दोबारा स्टार्ट किया जाता था तो फिर वो कई 4 महीने लग जाते थे प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए. दे फाइनली सक्सीडेड इन 1959 एंड देयर वर नाउ फ्लोट प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विद ईच able to produce 1000 tons of glass every day non stop for around 15 साल 15 years. तो वो जब वो सक्सेसफुल हो गए तो बहुत सारा 1000 टन तक पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड वो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया. द मेटल यूज इन द फ्लोट प्रोसेस हैड टू हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. ऐसा तो कुछ नहीं बताया अभी तक, चेक करते हैं अगर अब एक फर्दर कुछ होगा तो.
पार्किंसन इन्वेस्टेड सम ऑफ हिज ओन मनी इन द फ्लोट प्लांट, ये भी नहीं बताया हमें. पार्किंसन्स फर्स्ट फुल स्केल प्लांट वाज एन इनिशियल इंस्टेंट कमर्शियल सक्सेस. ये गलत है क्योंकि उसको ये इंस्टेंट कमर्शियल सक्सेस नहीं होगा था, उसको 15 मंथ तो 1 साल से ज़्यादा तो उसे पहले लगा था बनाने के लिए, मतलब प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए लगा था, जब तक वो कुछ भी बना पाए. तो वंस दे सक्सीडेड, तो एक बार जब वो सक्सीड हो गए फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. सो दिस वाज फॉल्स. द प्रोसेस इन्वेंटेड बाय पार्किंसन हैज़ नाउ बीन इम्प्रूव्ड, ये भी अभी तक नहीं पता. कंप्यूटर्स आर बेटर देन ह्यूमंस, ये भी अभी नहीं पता. तो मेटल यूज्ड इन द फ्लोट प्रोसेस हैज़ टू बी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. फ्लोट प्लांट टुडे मेक्स ग्लास ऑफ नियर ऑप्टिकल क्वालिटी. जो फ्लोट प्लांट है वो एकदम साफ क्वालिटी का ग्लास बनाता है. सेवरल प्रोसेसेस मेल्टिंग, रिफाइनिंग, होमोजेनाइजिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन 2000 टन्स ऑफ मोल्टन ग्लास इन द फर्नेस. तो ये सारे काफ़ी सारे प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं. दे अकर इन सेपरेट जोन्स इन ए कॉम्प्लेक्स ग्लास फ्लोन ड्रिवन बाय हाई टेम्परेचर. ये सेपरेट जोन्स में ये अकर होते हैं, ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं. इट एडप्ट्स टू द कंटिन्यूस मेल्टिंग प्रोसेस लास्टिंग एज लॉन्ग एज 50 आवर्स. ये कंटिन्यूस मेल्टिंग प्रोसेस से गुजरते हैं जो 50 घंटे चलता है. एंड डिलीवर्स ग्लास स्मूथली एंड कंटिन्यूसली टू द फ्लोट बाथ. तो ये स्मूथली और कंटिन्यूसली फ्लोट बाथ को ये ग्लास प्रोवाइड करते रहते हैं. एंड फ्रॉम देयर एक कोटेड जोन एंड फाइनली ए हीट ट्रीटमेंट जोन. तो यहाँ से वो बाथ से वो कोटेड जोन में जाता है, फिर वहाँ हीट ट्रीटमेंट जोन में जाता है वेयर स्ट्रेस्ड फॉर्म ड्यूरिंग कूल आर रिवील्ड. फर्दर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोट ग्लास इज अनचेंज सिंस 1950. तो जो प्रिंसिपल है फ्लोट ग्लास का वो अभी तक चेंज नहीं हुआ 1950 से. However, the product has changed dramatically. कंसेप्ट वही रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो गया है. फ्रॉम अ सिंगल थिकनेस ऑफ 6.8 mm टू ए रेंज फ्रॉम सब्सटेंस टू 25 mm. सो थिकनेस काफ़ी बढ़ गई है. फ्रॉम अ रिबन फ्रिक्वेंटली मैरिड बाय इंक्लूजन एंड बबल्स टू ऑलमोस्ट ऑप्टिकल परफेक्शन. थोड़े बहुत जहाँ पे बबल्स रहते थे अब एकदम परफेक्ट होता है. टू इंश्योर द हाइएस्ट क्वालिटी इंस्पेक्शन टेक प्लेस एट एवरी स्टेज. ओकेजनली ए बबल इज नॉट रिमूव्ड ड्यूरिंग रिफाइनिंग एंड ए सैंड grain refuses to melt. A tremor in the tin puts ripples into the glass ribbon. Automated online inspection does two things. Firstly, it reveals process faults upstream that can be corrected. Inspection technology allows more than 10 million measurements a second to be made across the ribbon. So automated process. So ये ऊपर थोड़ी problems रहती थी bubbles वगैरह की, लेकिन जो automated process आया है, सो ऑटोमेटेड प्रोसेस मतलब ऑनलाइन इंस्पेक्शन जो आई है उससे वो बहुत छोटे छोटे फॉल्ट्स भी हो वो निकाल लेते थे, करेक्ट कर देते थे. और 100 मिलियन मेजरमेंट्स तक वो अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 100 मिलियन मेजरमेंट्स तक वो उसकी परफेक्टनेस देख लेते थे. लोकेटिंग फ्लॉज एंड अनएडेड आई, जो कि हमारी नेक्ड आई उसे नहीं देख सकती, तो वो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देख लेते थे, वुड बी अनेबल टू सी. सेकेंडली, इट अनेबल्स कंप्यूटर डाउनस्ट्रीम टू स्टेयर कटर अराउंड फ्लॉस. स्टेयर होता है गाइड करना. सो कंप्यूटर्स थे टू स्टेयर कटर अराउंड फ्लॉस. सो कंप्यूटर्स उन काटने का भी काम करते थे, बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, नहीं करते थे. फ्लोट ग्लास इज सोल्ड by the square meter and in the first stage computers translate customer requirements into patterns to cut design to minimum wastage. ठीक है, और कंप्यूटर्स को काटने के लिए भी यूज़ किया जाता था ताकि मिनिमम वेस्ट हो. तो कंप्यूटर्स आर बेटर देन ह्यूमंस एट डिटेक्टिंग फॉल्ट्स इन ग्लास. ये ट्रू है क्योंकि ये हमें पता लग गया है. द प्रोसेस इन्वेंटेड बाय पार्किंसन हैज़ नाउ बीन इम्प्रूव्ड. ये हमें एक ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी कि प्रोसेस चेंज नहीं हुआ था, लेकिन उसमें काफ़ी प्रोसेस का बेसिक सेम था. द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोट ग्लास इज अनचेंज्ड सिंस 1950. प्रिंसिपल जो है वो अनचेंज्ड है. हाउएवर द प्रोडक्ट हैज़ चेंज ड्रामेटिकली. लेकिन प्रोडक्ट है जो वो ड्रामेटिकली चेंज हो गया है. जैसे वो थिकनेस 6.8 थी कि अभी तो वो 2.25 mm तक होती है. फ्रॉम अ रिबन फ्रिक्वेंटली मैरिड टू इंक्लूजन एंड बबल्स और ऑलमोस्ट ऑप्टिकल परफेक्शन. सो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं क्योंकि अब बबल्स भी नहीं होते.
जो क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है. सो हम ये बोलेंगे कि हाँ ये है ट्रू. पाकिस्तान ने अपनी मनी इन्वेस्ट की थी और द मेटल यूज इन द फ्लोट प्रोसेस हैज़ टू बी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. ये थोड़ा एक बार चेक करते हैं कि उसने अपने पैसा लगाया कि नहीं, और जो चीज़ थी वो प्रॉपर उसमें होनी चाहिए. Okay. The metal used in the float process had to be have specific properties. तो ये इसमें तो ये पता लगता है कि लिटिल मोर देन मिक्सचर ऑफ, तो ये मिक्सचर यूज़ करते थे. नेवरदलेस डिमांड फॉर ग्लास, ठीक है. द फ्लोट प्रोसेस फॉर मेकिंग द ग्लास वॉज इन्वेंटेड बाय एक्सन. दिस प्रोसेस अलाउज अ मैन्युफैक्चर ऑफ क्लियर टेंडर had been experimenting with improving a metal process idea of bed. The metal had to melt at a temperature less than, okay. The metal used in the float. So जो metal था वो specific properties का था, बिल्कुल ठीक है. तो ये हो जाएगा true. क्यों? क्योंकि जो metal था वो एक specific वो tint का था. The part of the process यहाँ पे बताया गया था, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी. So experimenting with the improving the metal process, he had an idea of using a bed of molten metal to form a flask that eliminating altogether other rollers. ठीक है. So the metal had to melt at a temperature less than the hardening point of glass, अबाउट 1600 डिग्री सेल्सियस. हाँ बिल्कुल, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए थी. जो मेटल है वो इतनी डिग्री पे मेल्ट हो जाए, इतनी डिग्री पे हार्डन हो जाए. ठीक है. द बेस्ट मेटल फॉर द जॉब वॉज टिन. तो इसलिए उसी टाइम बताया उन्होंने कि बेस्ट मेटल तो टिंट था. तो एक चीज़ हमें नहीं पता लगी कि उसने अपना पैसा लगाया था कि नहीं. सो इसका हम आंसर देंगे नॉट गिवन. ठीक है. यहाँ पे जो आंसर है वो मोल्टन मेटल और मोल्टन टिन दोनों ऑप्शन हो सकते थे. सो आंसर स्पिनिंग, अनबिमलिश्ड, लेबर इंटेंसिव, मार्क्ड थिकनेस रोलर, मोल्टन टिन या मोल्टन मेटल, मोल्टन ग्लास. ट्रू, नॉट गिवन, फॉल्स, ट्रू, ट्रू. पैसेज नंबर सेकेंड. द लिटिल आइस एज. सो आइस एज के बारे में पढ़ेंगे हम. Little Ice Age. This book will provide a detailed examination of the Little Ice Age and other climatic shifts. तो ये जो बुक है, दैट मीन्स ये बुक है लिटिल आइस एज, ये हमें बताएगी लिटिल आइस एज के बारे में और अदर क्लाइमेटिक शिफ्ट्स के बारे में. बट बिफोर आई एम्बार्क ऑन दैट लेट मी प्रोवाइड ए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. ठीक है. तो उसके वो बोल रहे हैं इसके बारे में बताने से पहले वो कुछ हिस्ट्री बताना चाहता है. वी टेंड टू थिंक ऑफ क्लाइमेट. हम क्लाइमेट के बारे में सोचते हैं एज अपोज टू वेदर एज समथिंग अनचेंज्ड. मतलब जैसे वेदर चेंज होता है हम सोचते हैं क्लाइमेट चेंज नहीं होता. येट ह्यूमैनिटी हैज़ बीन एट द मर्सी ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर द एंटायर एग्जिस्टेंस. पर जो ह्यूमैनिटी है वो रहमो करम पे ही थी क्लाइमेट चेंज के. विद एट लीस्ट 8 ग्लेशियर एपिसोड्स इन द लास्ट 730,000 ईयर्स. सो मतलब इतने सालों में 8 ग्लेशियर्स एपिसोड्स हो चुके हैं. मतलब 8 टाइम ग्लेशियर्स बन चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. आवर एंसेस्टर्स अडेप्ट टू द यूनिवर्सल बट इरेगुलर ग्लोबल वार्मिंग सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ग्रेट आइस एज. जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने लास्ट ग्रेट आइस एज के बाद से ये वार्मिंग को अडेप्ट करना शुरू कर दिया है. इरेगुलर ग्लोबल वार्मिंग को अडेप्ट किया है. आइस एज अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल से. विद डेजलिंग अपॉर्चुनिज्म. सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी इसमें. दे डेवलप्ड स्ट्रेटजीज फॉर सर्वाइविंग हार्श ड्रॉट साइकिल्स. ठीक है. सो उन्होंने सर्वाइव किए ड्रॉट्स, डिकेड्स ऑफ हैवी रेनफॉल एंड अनअकस्टम्ड कोल्ड. बहुत ज़्यादा बारिश को सहा, कोल्ड को बहुत ज़्यादा कोल्ड को सहा. अडॉप्टेड एग्रीकल्चर एंड स्टॉक रेजिंग विच रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन लाइफ. उन्होंने एग्रीकल्चर
करना शुरू किया, स्टॉक रेजिंग मतलब जानवरों को पालना शुरू किया, जिसने ह्यूमन लाइफ को रेवोल्यूशन कर दिया, एंड फाउंडेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्री इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इन इजिप्ट। और प्री इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सो इजिप्ट में पहली सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया एंड द अमेरिकन्स। ठीक है, तो ये थी साथ में सिविलाइजेशंस, फर्स्ट प्री सिविलाइजेशंस थी इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड अमेरिकन्स। बट द प्राइस ऑफ सडन क्लाइमेट चेंज इन फेमाइन, डिजीज एंड सफरिंग वाज ऑफन हाई। बट लेकिन यहाँ पे मतलब महामारी, डिजीज और सफरिंग ये बहुत ज़्यादा थी। सो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ। सो फर्स्ट पैराग्राफ ए का ऑलरेडी हमें आंसर दिया हुआ है, मैच द हेडिंग्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग में से। सो फर्स्ट ए का आंसर है 8 पीपल हैव ऑलवेज रिस्पॉन्डेड टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो लोग हैं वो क्लाइमेट चेंज पे रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वो उसको अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज डन। सी का दिया हुआ है फिफ्थ, सो फिफ्थ इज ऑलरेडी डन, सो हमें ये नहीं चूज करना है। हाउ पास्ट क्लाइमेट कंडीशंस कैन बी डिटरमिन्ड। ठीक है, सो क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग द मेडिवल वार्म पीरियड। लिटिल आइस एज, वार्म तो ये तो भी नहीं आए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट वेदर कंडीशन इज लिमिटेड, तो ये भी डॉक्यूमेंटेशंस की भी बात नहीं हुई है पास्ट वेदर कंडीशंस की। The cutting down of the trees began to affect the climate. European discovered other lands. Changing took place in finishing patterns. Many Europeans started farming abroad. तो ये तो भी नहीं आया कुछ यहाँ पे, ये रीड करते हैं थोड़ा आगे। Okay, so the Little Ice Age lasted for a roughly 1300 until the middle of the 19th century. जो Little Ice Age है वो लगभग 1300 से लेके मतलब वहाँ तक लास्ट हुई थी, मतलब लास्टेड अबाउट 1300 तक वो लास्ट थी। अंटिल द मिडल 19th सेंचुरी, ओनली 2 centuries अगो, कुछ 200 सदियाँ पहले, यूरोपियन एक्सपीरियंस्ड ए साइकिल ऑफ बिटरली कोल्ड विंटर्स। यूरोप में बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर थे। माउंटेन ग्लेशियर्स इन द स्विस एल्प्स, यहाँ पे वो जो पहाड़ है वहाँ पे ग्लेशियर्स थे स्विट्ज़रलैंड में। वेयर द लोएस्ट इन रिकॉर्डेड मेमोरी एंड पार्क आइस सराउंडेड आइसलैंड फॉर मच ऑफ द ईयर, जहाँ पे ज़्यादातर जो आइस से भरा रहता था, जो कुछ भी याद है मतलब सब आइस से भरा रहता था वहाँ पे पूरी जगह। द क्लाइमेट इवेंट्स ऑफ द लिटिल आइस एज डिड मोर देन हेल्प शार्प द मॉडर्न वर्ल्ड। जो लिटिल आइस एज के जो क्लाइमेट इवेंट्स हुए डिड मोर देन हेल्प शार्प द मॉडर्न वर्ल्ड, उसकी वजह से आज का मॉडर्न वर्ल्ड बना है। दे आर द डीपली इम्पॉर्टेंट कंटेक्स्ट फॉर द करंट अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल वार्मिंग। तो उसकी वजह से यहाँ पे मतलब जो सडन ग्लोबल वार्मिंग है, जो अनप्रेसिडेंटेड होता है, जो हमें पता ना हो, जिसके बारे में हम जानते ना हो, सडनली कोई चीज़ आए। द लिटिल आइस एज वॉज फार फ्रॉम ए डीप फ्रीज। सो लिटिल आइस एज एकदम डीप फ्रीज नहीं था जहाँ पे सब कुछ बर्फ हो, ऐसा तो नहीं था। हाउएवर रेदर देन इररेगुलर सीसॉ ऑफ रैपिड क्लाइमेट शिफ्ट्स। सो बेसिकली लिटिल आइस एज क्या था? इररेगुलर सीसॉ ऑफ रैपिड क्लाइमेट शिफ्ट्स। यहाँ पे रैपिड क्लाइमेट शिफ्ट्स होती थी, फ्यू लास्टिंग मोर देन अ क्वार्टर सेंचुरी। ठीक है, तो 25-30 साल तक ये कुछ रहती थी, क्वार्टर सेंचुरी। ड्रिवन बाय कॉम्प्लेक्स एंड स्टिल लिटिल अंडरस्टूड इंटरेक्शंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ओशन। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स था, कुछ अंडरस्टूड इंटरेक्शंस होती थी बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द ओशन। द सीसॉ ब्रॉट साइकिल ऑफ इंटेंस कोल्ड विंटर्स एंड ईस्टर्ली इवेंट्स। सीसॉ क्या होता है? मतलब कभी कम हो गए, ज़्यादा हो गए, सीसा होता है। यहाँ पे बच्चे झूलते हैं कभी, ठीक है, आपने देखा होगा, कभी एक साइड चला गया ऊपर, कभी दूसरा साइड ऊपर चला गया। तो लिटिल आइस एज कोई आइस एज नहीं थी, वॉज फार फ्रॉम द डीप फ्रीज। तो वो एक्चुअली आइस एज नहीं थी, वो एक तरह की क्लाइमेट शिफ्ट थी, इसमें ये बताया गया है। तो सीसा ब्रॉट, सो उसमें होता क्या था? द सीसॉ ब्रॉट साइकिल्स ऑफ इंटेंस कोल्ड विंटर, बहुत ज़्यादा विंटर होता था, एंड ईस्टर्ली विंड्स, एंड देन स्विच्ड अब्रप्टली टू ईयर्स ऑफ हैवी स्प्रिंग्स एंड
अर्ली समर रेन्स, तो वहाँ फिर बारिश बहुत होती थी, गर्मियों से पहले हो जाती थी, माइल्ड विंटर्स, ठीक ठाक विंटर्स थे, एंड फ्रिक्वेंटली अटलांटिक स्टॉर्म्स, फ्रीक्वेंट अटलांटिक स्टॉर्म्स, तो बहुत तूफान आते थे, और अ पीरियड ऑफ ड्रॉट्स, फिर ड्रॉट्स आते थे, देन ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या था, सो ये जो सीसॉ ब्रॉड मतलब साइकिल्स थे, मतलब वो कहीं पे विंटर था बहुत ज़्यादा, देन वो शिफ्ट कहाँ पे हो जाता था, हैवी रेनफॉल होता था, समर से पहले रेन आ जाती थी, मिड विंटर्स और फ्रिक्वेंटली स्टॉर्म्स होती थी, और टू अ पीरियड ऑफ ड्रॉट्स, लाइट नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स एंड समर हीट वेव्स। तो यहाँ पर वो ड्रॉट्स होते थे, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होती थी, या समर हीट वेव्स होती थी। ओके ओके ठीक है। Documentation of past weather condition is limited. Our main source of knowledge of conditions in the distance past are dash and dash. Documentations पुरानी है नहीं, तो मेन सोर्स पता नहीं क्या है. वी कैन डिड्यूस, हम ये एनालाइज, डिड्यूस मतलब एनालाइज कर सकते हैं, दैट द लिटिल आइस एज वॉज ए टाइम ऑफ डैश रेदर देन ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रीजिंग. ठीक है. सो लिटिल जो आइस एज था, लिटिल आइस एज वॉज फार फ्रॉम डीप फ्रीजिंग, हाउएवर rather an irregular seas of rapid climate shifts. So जो little ice age था, excuse me, was a time of climate shifts. So that is your answer, climate shifts. Rather than of constant freezing. I hope आपको visible है. So यहाँ पे constant freezing नहीं होती थी, ये climate shift का portion था, wherein it within it there were some periods of very cold winter. यहाँ पे बहुत गर्मी, ठंड भी होती थी, intense cold winter होती थी, other of dash and heavy rains, तो heavy rains भी होती थी, and yet others that saw dash with no rainfall at all. तो क्लाइमेट शिफ्ट तो यहाँ पे आ गया, ये तो मुझे पता लग गया. उसके बाद यहाँ पे कोल्ड विंटर थे, कोल्ड विंटर के साथ क्या थी, देन शिफ्ट अब्रप्टली टू हैवी स्प्रिंग्स एंड अर्ली समर रेन्स. सो रेन होती थी और फ्रीक्वेंटली अटलांटिक स्ट्रॉम. कोल्ड विंटर, अदर्स ऑफ हीट वेव्स तो एंड में था, एंड सो हीट वेव्स यहाँ पे हो सकती हैं. स्ट्रॉम, interactions, ice or tree ring, weather observation, written accounts, glaciers. So storm could be your answer. Other of storms, and heavy rain. बहुत रेन भी बहुत होती थी, यहाँ पे हैवी रेन आ गया, स्ट्रॉम्स आ गया, और पीरियड ऑफ ड्रॉट्स, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स एंड समर हीट वेव्स. एंड येट अदर्स दैट सॉ हीट वेव्स. ठीक है. सो यहाँ पे आइस एज कुछ ऐसा नहीं था कि कोई फ्रीजी जोन था, ये क्लाइमेट चेंज होते रहते थे, इसमें क्लाइमेट शिफ्ट्स होते थे. यहाँ पे सर्दियाँ होती थी, बहुत स्ट्रॉम्स आती थी, यहाँ हैवी स्प्रिंग होते थे, ड्रॉट्स भी आते थे, हीट वेव्स भी आती थी. रिकन्स्ट्रक्टिंग द क्लाइमेट चेंज ऑफ द पास्ट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. तो वो क्लाइमेट चेंज को रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सिस्टमेटिक वेदर ऑब्जर्वेशंस बिगेन ओनली अ फ्यू सेंचुरीज अगो. वेदर को ऑब्जर्व करना, सिस्टमेटिकली वेदर को ऑब्जर्व करना, ये कुछ ही सेंचुरीज पहले शुरू हुआ है इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में. रिकॉर्ड्स फ्रॉम इंडिया एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका आर इवन मोर रिसेंट. तो इंडिया तो अफ्रीका में तो रिकॉर्ड्स बहुत ही पुराने तो है ही नहीं, रिसेंट कहीं हैं, तो वहीं से शुरू हुए हैं. फॉर द टाइम बिफोर द रिकॉर्ड बिगिनस वी हैव ओनली प्रॉक्सी रिकॉर्ड्स. तो पुराने तुम्हारे पास सिर्फ प्रॉक्सी रिकॉर्ड्स है. प्रॉक्सी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन न दें. रिकन्स्ट्रक्टिंग लार्जली फ्रॉम ट्री रिंग्स एंड आइसोर्स. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन फॉर द पास्ट वेदर कंडीशन इज लिमिटेड. पुरानी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं और लिमिटेड है. मेन सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ कंडीशंस इन द डिस्टेंट पास्ट, जो पुरानी सोर्स जो था इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का पुराने पास्ट में, आर डैश एंड डैश. तो ये तुम्हें पता लगता है कि ये तो यहाँ तो थे ट्री रिंग्स.
क्या थे, एक तो ट्री रिंग्स इन आइस कोर्स, ओके, सो ट्री रिंग्स इन आइस कोर्स, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे, कंप्लीट समरी ऑफ लिस्ट एंड राइट द करेक्ट लेटर, यहाँ पे सब गड़बड़ हो गई है। सो हमें ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं, हमें ये क्या लिखना है, यहाँ पे आ रहा था ट्री रिंग्स, तो आंसर आ गया सी, ठीक है, ट्री रिंग्स, और यहाँ पे आना था ट्री रिंग्स एंड दूसरा क्या था, आइस कोर्स, तो यहाँ पे आएगा बी। इससे पता लगता था हमें पास्ट के वेदर के बारे में। यहाँ पे था क्लाइमेट शिफ्ट्स ए, यहाँ पे था 21 स्ट्रॉम एच, और हैवी रेन एंड येट अदर्स ऑफ हीट वेव्स, ठीक है, हीट वेव्स इज जी। आई होप आपको ये समझ आ गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। सप्लीमेंटेड फ्यू इनकम्प्लीट रिटन डॉक्यूमेंट्स, तो ये थे, इनसे पता लगता था, या फिर कुछ इनकम्प्लीट रिटन डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ से पता लगता था। वी नाउ हैव 100, सो यहाँ पे कौन कितने हो गए, ओके, सो दिस वाज द सी पैराग्राफ, लेकिन इसकी हेडिंग तो दी हुई है, लेकिन हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हमारे पास डी ई एफ का पढ़ा है, ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट डन। ये ICH के बारे में थी। सो इफ़ वी चेक हेयर, मैनी यूरोपियन स्टार्टेड फार्मिंग अब्रॉड, ये इसके बारे में नहीं आया। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बिगेन टू इफेक्ट द क्लाइमेट, ये भी नहीं पता लगा अभी। यूरोपियन डिस्कवर्ड अदर लैंड्स, ये भी नहीं आया। चेंजेस टुक प्लेस इन फिशिंग पैटर्न्स, विल सी फर्दर, अभी तो ये नहीं आया। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। We have now hundreds of tree rings across records from throughout the northern hemisphere and many from southern of the equator, to amplifying with a growing body of temperature data with ice cores drilled in Antarctica, Greenland, the Pavilion and Andrees and other locations. So basically एक तो ट्री की जो रिंग होती है, फॉर एग्जांपल जो ट्री है उसकी एज से पता लगता है। सो ट्री जो है देखें हमें, तो जब उसको काटते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सारी रिंग्स होती हैं, तो रिंग्स के सरफेस से ना पता लग जाता है कि ट्री मतलब इस साल, मतलब जितने ट्रीज़ में रिंग हों ट्री उतने साल का हो जाता है। लेट्स सपोज ये एक ट्री में ऐसे 200 रिंग्स हैं, तो इसका मतलब जो ट्री की एज है वो 200 साल हो गई। तो जो एक रिंग का जो आउटर एटमॉस्फेयर, मतलब रिंग की जो परत होती है, इस पे अगर ऊपर की परत छीलें लेट्स सपोज ट्री की, तो उसकी परत पे जो जिस जिस उसकी परत पे जैसा चीज़ होगी, मतलब उसकी परत ना एटमॉस्फेयर से बड़ी इफेक्टेड होती है। तो अगर उसकी परत से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 200 साल पहले या 2000 साल पहले जितनी भी उसकी लाइंस, जो जितनी भी ट्री की रिंग्स हैं, कि अच्छा उस 200 साल पहले या 10,000 साल पहले या जितना भी बड़ा ट्री होगा उसके हिसाब से पहले का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर उसकी जो परत है उस पर इफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर और परत आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर और परत आ जाएगी। सो हर साल जो है वो ट्री की रिंग से पता लगता है कि वो उसका एटमॉस्फेयर कैसा था। दूसरा ऑप्शन क्या था कि जो एक तो ये थी, वी हैव 100 ऑफ ट्री रिंग्स अराउंड दैट थ्रू आउट द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से हमें बहुत ट्रीज़ हैं, उसकी रिंग से हमें पता लगता है। एंड फ्रॉम द साउथ ऑफ इक्वेटर, और इक्वेटर के पास से, टू एम्पलीफाइड विद द ग्रोइंग बॉडी ऑफ टेम्परेचर डाटा फ्रॉम आइस कोर्स ड्रिल्ड इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका एक रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है, तो वहाँ पे आइस कोर्स है, मतलब बहुत सारी बर्फ़ है, उस पर अगर हम ड्रिल करते हैं तो अंदर जो बर्फ़ है उसके हिसाब से भी कुछ पता लगेगा कि पुराने ज़माने में, मतलब पुराने सालों में कैसा बर्फ़ रहती होगी, कैसा एटमॉस्फेयर रहता होगा, क्योंकि उसके ऊपर बर्फ़ चढ़ती रहती है। We are close to knowledge of annual summer and winter temperature variations over much of the northern hemisphere going back 600 years. तो हम near about 600 साल पहले तक के जो टेम्परेचर है उसके बारे में हम जान सकते हैं कि कैसा टेम्परेचर था, क्योंकि ये सारा डाटा हमारे पास है, ट्री की रिंग्स हैं वगैरह, और आई सोर्स को ड्रिल करके हम देख सकते हैं कि कैसा था। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। लेकिन सी जो पार्ट है उसका ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, हाउ पास्ट क्लाइमेट कंडीशंस कैन बी डिटर्मिन्ड। बिल्कुल पास्ट क्लाइमेट कंडीशंस को कैसे डिटर्मिन कर सकते थे, तो ट्रीज़ के बेस पे या रिंग्स के बेस पे या फिर और आइस कोर्स के बेस पे। दिस बुक इज़ ए नरेटिव हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट शिफ्ट्स ड्यूरिंग द पास्ट 10 सेंचुरीज। तो ये जो बुक है ये क्लाइमेट शिफ्ट्स के बारे में बताती है पिछले 10 सदियों में। ओके, नरेटिव हिस्ट्री मतलब ये सारी बताते हैं कि क्लाइमेट शिफ्ट्स कैसे हुए, एंड सम ऑफ द वेज इन विच पीपल इन यूरोप अडेप्ट टू देम, तो कैसे लोग उनको अडेप्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने।
ठीक है। क्लाइमेट मतलब पूरी जो हिस्ट्री है वो इसी के बारे में है कि क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ और कैसे लोगों ने उसको अडेप्ट किया। ठीक है, सो द आंसर ऑफ सी और डी। चलो, डिस्क्राइब्स द मिडिवल वार्म पीरियड पार्ट 1। अच्छा, तो इसको फिर पार्ट 1 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा कि ये डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है। स्टडी कवरिंग 1000 ईयर्स, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। 10 सेंचुरीज मतलब 10 सदियाँ, तो 10 सदी तो 100 साल हो गए, तो 10 सदियाँ होगी तो 1000 साल हो जाएंगे। सो इसका आंसर हम ये बोल सकते हैं कि 7th आंसर आ जाएगा डी का। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट ये नहीं है। सिटीज़ के बारे में, रेलेवेंस ऑफ आइस एज टुडे, प्रेडिक्टिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये तो पुरानी चीज़ें बता रही हैं। ठीक है, तो मिडिवल वार्म पीरियड था, वन पार्ट डिस्क्राइब्स मिडिवल वार्म पीरियड रगली 900 to 1200। ड्यूरिंग दीज 3 सेंचुरीज, ये 300 सदियाँ हैं जो 900 से 1200। नॉर्स वॉयजर्स, वॉयजर्स होते हैं जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, फ्रॉम नॉर्थ यूरोप, एक्सप्लोर्ड नॉर्दर्न सीज, उन्होंने नॉर्दर्न सीज को एक्सप्लोर किया, ढूंढा। सेटल्ड ग्रीनलैंड एंड विजिटेड नॉर्थ अमेरिका, वो ग्रीनलैंड में सेटल हो गए कुछ, सो यूरोप से निकले, ग्रीनलैंड में चले गए, आगे नॉर्थ अमेरिका चले गए। इट वॉज नॉट ए टाइम ऑफ यूनिफॉर्म वार्मथ फॉर देम एज ऑलवेज सिंस द ग्रेट आइस एज, देर वर कॉन्स्टेंट शिफ्ट्स इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर्स। तो ये उनके लिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नहीं था क्योंकि शिफ्ट होता रहता था टेम्परेचर। मीन यूरोपियन टेम्परेचर्स वर अबाउट द सेम एज टुडे, जो यूरोपियन एवरेज टेम्परेचर, मीन एवरेज टेम्परेचर वो आज जैसे ही था, परहैप्स स्लाइटली कूलर, शायद थोड़ा ठंडा होगा। ठीक है, सो लेट्स सी इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। मिडल, मैनी यूरोपियन स्टार्टेड फार्मिंग अब्रॉड, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बिगेन टू, फार्मिंग के बारे में तो नहीं बात हुई। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यूरोपियन डिस्कवर्ड अदर लैंड्स, ये हो गया। तो ये तो यूरोपियंस ने, हाँ इसका आंसर ए आ जाएगा। सो 25th का आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि हमें पता लगता है कि वो दूसरे जगहों में एक्सप्लोर्ड, उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया, ग्रीनलैंड में, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये तो एक ऑप्शन बन जाएगा, विजिटेड नॉर्थ अमेरिका, और ये सेटल हुए यूरोपियंस। इट इज़ नॉट टाइम ऑफ, अच्छा, चेंजेस टुक प्लेस इन फिशिंग पैटर्न्स। चलो नेक्स्ट क्या है, it is known that the little ice age cooling begins in Greenland and the Arctic in about 1200 ईयर्स में ये लिटिल आइस एज कूलिंग शुरू हो गई थी। एज द आर्कटिक आइस पैक स्प्रेड साउथवर्ड, नॉर्थ वॉइजर्स टू द वेस्ट वर रीरूटेड इनटू द ओपन अटलांटिक। तो जो नॉर्थ वो साउथ में आ रहे थे, जो आर्कटिक आइस मतलब जो उसके बीच में आ रहे थे, वो स्प्रेड साउथवर्ड, वो नीचे आ गए साउथ में। कुछ जो नॉर्थ वाइजर्स टू द वेस्ट वर रीरूटेड इनटू द ओपन अटलांटिक, तो जो वेस्ट में थे वो अटलांटिक में चले गए। देन एंटर्ड ऑल टुगेदर, स्ट्रॉमिनेस इंक्रीज इन द नॉर्थ अटलांटिक ऑफ द नॉर्थ सी, कूलर मच विटर वेदर डिसेंडेंट टू यूरोप बिटवीन एन ए टू एन ए। सो बहुत ठंडा वेदर आ गया था वहाँ पे, बेटर 1315 से 1319 में। व्हेन थाउजेंड्स पेरिश्ड इन ए कंटिनेंट वाइड फेमाइन, तो वहाँ पे कंटिनेंट वाइड फेमाइन आया जहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। पेरिश्ड मतलब दे डाइड एक्चुअली। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बिगेन टुक प्लेस इन फिशिंग पैटर्न्स, कटिंग डाउन ट्रीज, okay, died. By 1400 the weather had become decidedly more unpredictable and stormier, with sudden shifts and lower temperatures that culminated in a cold decades of the last 16th century. तो और ठंडा हो गया। Fish were a vital commodity in growing towns and cities. Fish जो है वो एक important commodity थी cities और towns में, where food supplies were a constant concern, जहाँ पे food supply नहीं थी proper, वहाँ पे चिंता थी, फूड प्रॉपर नहीं था। ड्राइड कोड एंड हेरिंग वर ऑलरेडी द स्टेपल ऑफ द यूरोपियन फिश ट्रेड, बट चेंजेस इन वाटर टेम्परेचर फोर्स्ड फिशिंग फ्लीट्स टू वर्क फर्दर ऑफ शोर। द Basques, Dutch and English developed the first offshore fishing boats adapted to a cooler and stormier Atlantic। ठीक है,
तो यहाँ पे जो फिश मिलती नहीं थी तो दूर तक शोर के जाते थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जाना। तो ये कुछ डच थे, इंग्लिश थे या बेस्क्यू थे, ये इन्होंने फिर डेवलप कर दिया था कि फर्स्ट ऑफशोर फिशिंग बोट्स उन्होंने स्टार्ट कर दी थी जो कूलर और स्टॉर्मियर अटलांटिक में जा सकती थी। चेंजेस टुक प्लेस इन फिशिंग पैटर्न्स, ये हुआ मॉडर्न वार्म पीरियड, आइस लिटिल आइस एज में, मिडिवल वार्म पीरियड मॉडल, सो लिटिल आइस एज में। सो आंसर ऑफ ये जो पोर्शन है ये सारा इट इज़ नोन दैट अ लिटिल आइस कूलिंग बिगेन्स इन ग्रीनलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे 1300 में ये शुरू हो गई थी, लिटिल आइस एज ये शुरू हो गई थी, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे ये बी का पोर्शन है। स्टार्टेड फार्मिंग अब्रॉड नहीं आया अभी तक, क्लाइमेट इफेक्ट द क्लाइमेट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज नहीं आया। ओके सो ये हो गया था हमारा जो ई का पोर्शन है। ई प्रिडिक्टिंग क्लाइमेट चेंजेस, प्रिडिक्ट करने वाला ऑप्शन नहीं था। द रेलेवेंस ऑफ लिटिल आइस एज टुडे, लिटिल आइस एज का रेलेवेंस आज, ये भी नहीं है। हाउ सिटीज कंट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, सिटीज ना ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, ये भी नहीं है। अ ग्रोइंग नीड फॉर वेदर रिकॉर्ड्स, ये हो चुका है हमारा वन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ग्रोइंग नीड फॉर वेदर रिकॉर्ड तो ऑप्शन नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट भी नहीं है। सिटीज़ कंट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज भी नहीं है। रेलेवेंस ऑफ लिटिल आइस एज टुडे, टुडे का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। प्रेडिक्टिंग क्लाइमेट चेंज एंड इनफ फूड एट लास्ट, नीचे पूरा पढ़ते हैं। A gradual agriculture revolution into the North European stemmed from concerns over food supplies at the time of rising population। ठीक है, तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ ग्रेजुअली, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, क्योंकि जो सप्लाईज थी वो था नहीं प्रॉपर, तो ठीक है हमने थोड़ा यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही थी फूड फीवर बढ़ रहा था। रेवोल्यूशन इन्वॉल्व इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग एंड द ग्रोइंग ऑफ एनिमल फूडर्स on land not previously used for crops. The increasing productivity from farmland made some countries self-sufficient in grains and livestock and offered effective protection against famine। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आई खाने पीने की, फेमाइन आया, बहुत दिक्कत हुई, लेकिन इनफ फूड बच गया लास्ट में। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि द आंसर वुड बी दिस वन, 9th। वी आर लेफ्ट विद 17th क्वेश्चन, एफ पैराग्राफ and 2 more questions. Global temperature began to rise slowly after 1850 with the beginning of the modern warm period. There was a vast migration from Europe to land hungry farmers and others। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न वार्म पीरियड तो आ गया, तो बिगिनिंग हो गई मॉडर्न वार्म पीरियड की। तो वैसे तो ये मॉडर्न वार्म पीरियड के बारे में हो सकता है, क्योंकि ये दोनों मॉडर्न वार्म पीरियड में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2 पीरियड तो हम ख़त्म कर ही चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली ये दोनों अगर हमें फास्ट सॉल्व करना है तो मॉडर्न वार्म पीरियड के बारे में बता सकते थे। वैसे यहाँ पे बताया है, देयर वाज ए वास्ट माइग्रेशन ऑफ फ्रॉम यूरोप बाय लैंड हनी फार्मर्स एंड अदर्स टू विच द फेमाइन कॉज्ड बाय द आयरिश पोटैटो बिलाइट कंट्रीब्यूटेड टू नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता लगता है कि जो वास्ट माइग्रेशन हुई फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सदर्न अफ्रीका, तो ये बहुत सारी जो यूरोप के माइग्रेट हो गए यहाँ पे। ये कौन थे? ये एक्चुअली फार्मर्स थे, बट लैंड हंग्री फार्मर्स एंड अदर्स, बाकी भी थे जिनको फमाइन की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फसल नहीं हुई थी। बिलाइटेड कंट्रीब्यूटेड, पोटैटो बिलाइट होता है नुकसान, सो पोटैटो बिलाइट, सो जैसे फसल अगर बिलाइट हो जाए मतलब फसल का नुकसान हो जाए तो फिर वहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं, फेमाइन ही होगा। तो ये जो सारे माइग्रेट कर गए टू दिस प्लेस यूरोप के, जिनमें फार्मर्स थे और ये भी थे जिनको प्रॉब्लम आई थी, मिलियंस ऑफ हेक्टर्स। तो ये तो हमें पता लग गया यूरोपियन पीपल फार्मिंग अब्रॉड, नहीं सॉरी, ये पता लग गया कि वो ट्रैवल करना शुरू कर दिया उन्होंने दूसरी जगह पे। चलो देखते हैं,
Millions of hectares of forest and wood fell before the newcomers' axis between N and Na. Okay, as intensive European farming method expanded across the world. ठीक है जी, बहुत सारे जो वृक्ष थे, ट्रीज थे, फॉरेस्ट थे, उनको ख़त्म कर दिया क्योंकि जो फार्मिंग थी, जो वहाँ से माइग्रेट हुए थे यहाँ पे, वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ऐसे फार्मिंग करनी शुरू कर दी. द अनप्रेसिडेंटेड लैंड क्लियरेंस रिलीज्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, ट्रिगरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमनली कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग. तो इसकी वजह से बहुत सारी क्लियरेंस की बहुत सारी अनप्रेसिडेंटेड होता है जो सडन थी, जो हमें एक्सपेक्ट ना की हो, वो उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में, जिससे ह्यूमन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम ह्यूमन ने ग्लोबल वार्मिंग की. टेम्परेचर क्लाइम्ड मोर रैपिडली इन द 20th सेंचुरी एज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोलिफराइड मतलब इंक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर और बढ़ गया. जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल क्लाइंब हो गया टेम्परेचर, जैसे फॉसिल फ्यूल हम भी यूज़ करने शुरू कर दिए. ग्रीन हाउस गैसेज लेवल कंटिन्यूड टू सोर. सोर का मतलब इंक्रीज होना होता है, प्रोलिफराइड का मतलब भी इंक्रीज होना होता है, क्लाइंब का मतलब भी इंक्रीज होना होता है. सो टेम्परेचर बढ़ा जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल बढ़े और ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ती रही. द राइज हैज़ बीन इवन स्टीपर सिंस द अर्ली 1980. 1980 से एकदम राइज ऊपर की तरफ चढ़ गया. The little ice age was given way to a new climate regime. तो little ice age खत्म हो गया, एक नवा रीजन स्टार्ट हो गया था, marked by prolonged and steady warming, जिसके जो क्या थी, एक लंबी और लगातार वार्मिंग. At the same time, extreme weather events like category 5 hurricanes are becoming more frequent. So इसकी वजह से जो hurricanes है, जो तूफान है, वो category 5 के hurricane वो बहुत ही आम हो गए थे. So F, तो ये हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट. हाँ बिल्कुल, ये आंसर हो सकता है, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट. वाई? क्योंकि यहाँ पे बताया कि वो छोड़ के यहाँ पे चले गए, वहाँ पे अपने फार्मिंग की, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये कैसे वार्मिंग होनी शुरू हो गई. सो इसलिए आंसर विल बी फोर्थ. तो अच्छा, ये इससे हमें ये भी पता लगता है कि मैनी यूरोपियन स्टार्टेड फार्मिंग अब्रॉड. बिल्कुल, यूरोपियन जो थे, यूरोप के, जो ये छोड़ के यहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे फार्मिंग करनी शुरू कर दी. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बिगेन टू इफेक्ट द क्लाइमेट. बिल्कुल, उन्होंने काटना शुरू कर दिया ट्रीज, जिससे क्लाइमेट इफेक्ट शुरू हो गया. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. नेक्स्ट विल स्टार्ट विद पैसेज 3. हम थोड़ा सा लेट जा रहे हैं. मुझे ये सॉल्व करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ता है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम फास्ट भी कर सकते हैं, इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं. सो बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू, क्योंकि मेरा सिर्फ पर्पज़ आपको रीडिंग एक्सप्लेन करना है. तो अगर आपको प्रॉपर ये सीखना है कि रीडिंग को आपको करना कैसे है, कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स को तो आपको यूज़ करना है, सजेस्ट आप मेरी कोर्स को ज्वाइन करें और बाकी वीडियोस को चेक करें, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाउ टू डू अ प्रॉपर रीडिंग, हाउ टू डू लिसनिंग, राइटिंग का पार्ट कैसे करना है. सो रीडिंग थर्ड इज द मीनिंग एंड द पावर ऑफ स्मेल. ऑलरेडी 50 मिनट्स हो चुके हैं, मोर देन. मीनिंग एंड पावर स्मेल, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट फास्ट. इसमें भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, देन वी हैव सम क्वेश्चंस 33, 4, 5, 6 and then we have one word only. So we'll try to go fast. Sense of smell or olfaction is powerful. Okay. Odor affects us on a physical, psychological and social level for the most part. So basically ये है क्या, सेंस ऑफ स्मेल आपको पता है, मतलब स्मेल करने की जो सेंस है. ऑल्फैक्शन क्या होता है, हमारे यहाँ पे नर्व्स होती हैं जिससे हम स्मेल कर पाते हैं चीज़ें. इज़ पावरफुल, ये बड़ी पावरफुल होती है. ओडर मतलब स्मेल, ओडर का मतलब ही स्मेल होता है. इफेक्ट्स अवर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल लेवल, ये हमें इफेक्ट करता है फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर. हाउएवर वी ब्रीथ इन द अरोमास विच सराउंड अस विदाउट बीइंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस टू अस. पर हम ऐसे मतलब जगह पे, मतलब जनरली हम ऐसा इसको कॉन्शियसली अवेयर होके इसे स्मेल नहीं करते, हमें पता नहीं होता. इट इज़ ओनली व्हेन द फैकल्टी ऑफ स्मेल इज इम्पेयर्ड for some reason that we begin to realize the essence role of smell plays in our sense of well-being. impaired होता है वीक हो जाना. सो जैसे ये जो पार्ट है, फैकल्टी मतलब ये जो हिस्सा है हमारा स्मेल का, जब वीक हो जाए किसी रीज़न की वजह से, फिर हमें इसकी इंपॉर्टेंट पता लगती है कि ये इसकी इंपॉर्टेंट कितनी ज़्यादा है. आई होप आपको ये समझ आ रहा है. सो ये पार्ट है, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एंटोनी सेनॉट at Montreal University में asked participants to
comment on how important smell was to them in their lives. उसने कुछ कहा कि भाई सर्वे किया, भाई बताओ आपके लिए स्मेल कितनी इंपॉर्टेंट है. इट बिकेम अपेरेंट, ये क्लियर हो गया, दैट स्मेल कैन इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशन रिस्पॉन्सेज, कि उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इमोशंस मिल सकते हैं. अ सेंट एसोसिएटेड विद अ गुड एक्सपीरियंस कैन ब्रिंग ए रश ऑफ जॉय. सो अच्छा, अगर कोई ऐसी स्मेल सेंट जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो तो हमें वो खुशी दे सकती हैं. विद ए फुल ऑर्डर वन एसोसिएटेड विद ए बैड मेमोरी, अगर हमें कोई ख़राब स्मेल आती है तो हमें कोई बैड मेमोरी याद आ जाती है, विच मेक्स अस ग्रिमेस एंड डिस्गाइज, जिससे हमें बुरा लगता है. रिस्पॉन्डेंट टू द सर्वे नोटेड दैट मैनी ऑफ देयर ऑल फैक्ट्री लाइक्स एंड डिसलाइक्स वर बेस्ड ऑन इमोशनल एसोसिएशंस. ठीक है, तो ज़्यादातर ये था कि जैसे हम कुछ चीज़ स्मेल करते हैं ये हमारे इमोशंस को इफेक्ट करती थी, उसकी वजह से हम उसको लाइक या डिसलाइक करते थे. सच एसोसिएशंस कैन बी पावरफुल इनफ सो दैट odors that we would generally label unpleasant become agreeable, and those we would generally consider fragrant becomes disagreeable for particular individuals. Some associations called powerful enough so that odor we generally label unpleasant becomes agreeable. सो इसमें कुछ ऐसा बताया कि जो स्मेल हमें अच्छी लगती थी, अनप्लीजेंट लगती थी, वो उससे हम एग्री कर जाते थे, जिससे हम स्मेल अच्छी लगती थी उसे डिसएग्री कर जाते थे. द परसेप्शन ऑफ स्मेल, आई विल सी व्हाट दिस इज. द परसेप्शन ऑफ स्मेल देयरफॉर कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ द सेंसेशन ऑफ द ऑर्डर्स देमसेल्फ बट ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस एसोसिएटेड विद देम. तो ये डिपेंड करता था परसेप्शन ऑफ स्मेल पे. देयरफॉर कंसिस्ट नॉट ओनली द सेंसेशन ऑफ ऑर्डर देमसेल्व्स बट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड इमोशंस एसोसिएटेड विद देम. तो सिर्फ हमारी स्मेल की परसेप्शन पे नहीं, उसके साथ हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस जुड़ा है, उससे भी इफेक्ट होता था. सो लेट्स सी ए का हमें जो आंसर देना हो तो क्या होगा. द डिफिकल्टी ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल, the role of smell in personal relationship, future studies into smell, the relationship between the brain and the nose. Future study नहीं है. The role of smell in personal relationship चलो देखते हैं. The difficult of talking about, difficulty नहीं है इसमें, कोई talking about smell नहीं है. ब्रेन एंड नोज की बात नहीं हुई. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मेल एज अ फैक्टर ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स की बात नहीं हुई. वाई अवर सेंस ऑफ स्मेल इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, क्यों हमारी सेंस ऑफ स्मेल अप्रिशिएट को नहीं किया जाता. स्मेल इज़ अवर सुपीरियर सेंस. द रिलेशनशिप बिटवीन स्मेल एंड फीलिंग्स, येस दैट इज योर आंसर. द रिलेशनशिप बिटवीन स्मेल एंड फीलिंग. आई होप इसको रिलेट कर सकते हैं इजिली. सो विल टेक 8th एज योर आंसर. 8th आंसर है इसका. द रिलेशनशिप बिटवीन स्मेल एंड फीलिंग, कैसे ये हमारी फीलिंग को इफेक्ट करता है. अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन, वी बिकम अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मेल व्हेन वी डिस्कवर ए न्यू स्मेल, वी एक्सपीरियंस ए पावरफुल स्मेल, आवर एबिलिटी टू स्मेल इज डैमेज्ड, वी आर सराउंडेड बाय ओडर्स. आंसर इज सी. सो जब हमारी स्मेल की एबिलिटी डैमेज हो जाती है ना, फिर हमें पता लगता है. यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया था. द एक्सपीरियंस डिस्क्राइब द पैराग्राफ बी. पैराग्राफ बी हम पढ़ते हैं. ओडर्स आर ऑल्सो एसेंशियल क्लूज इन सोशल बॉन्डिंग. ओडर्स सोशल बॉन्डिंग के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. One respondent to the survey believed that there is no true emotion bonding without touching and smelling a loved one. जो प्रॉपर ट्रू बॉन्डिंग होती है ना, उसमें हम टच करते हैं दूसरे को, स्मेल करते हैं. इनफैक्ट इन्फेंट्स रिकॉग्नाइज द ओडर ऑफ देयर मदर सून आफ्टर बर्थ एंड अडल्ट्स कैन ऑफन आइडेंटिफाई देयर चिल्ड्रन और स्पाउस बाय सेंट. ओके, तो जो बच्चे हैं वो अपनी मदर को स्मेल से जान लेते हैं, जो स्पाउस हैं, बच्चे हैं मतलब बाकी हैं, वो भी एक दूसरे को स्मेल से जान लेते हैं. इन वन वेल नोन टेस्ट, एक टेस्ट में वुमेन एंड मेन वर एबल टू डिस्टिंग्विश बाय स्मेल अलोन क्लोथिंग worn by
their marriage partners from similar clothing worn by other people. तो एक एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने, जो वुमेन और मैन थे, उन्होंने डिस्टिंग्विश कर लिया, मतलब स्मेल से ही, जो वो क्लोथिंग पहनते थे जो सिमिलर थी बाकियों की क्लोथिंग से, लेकिन उन्होंने स्मेल से पता लग गया कि अच्छा ये मेरे स्पाउस की है, मतलब मेरे हस्बैंड की है या वाइफ की है स्मेल. मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वुड प्रोबेबली नेवर हैड गिवन मच थॉट to order as a clue for identifying family members before being involved in the test. So बहुत लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम स्मेल को यूज़ कर सकते हैं अपने फैमिली को, मेंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट से पहले. बट एज द एक्सपेरिमेंट रिवील्ड, लेकिन जैसे एक्सपेरिमेंट ने रिवील किया, इवन व्हेन नॉट कॉन्शियसली कंसिडर्ड स्मेल रजिस्टर, अगर हम कॉन्शियसली उसको ना भी कंसिडर करें ना, फिर भी जो स्मेल है वो तो रजिस्टर करती ही है. दैट मीन्स उन्होंने कभी अपने पार्टनर की स्मेल को कॉन्शियसली नहीं सोचा होगा, या बच्चे ने अपने मदर की स्मेल को कॉन्शियसली नहीं मतलब स्मेल किया होगा, लेकिन फिर भी उसे पता है कि हाँ ये स्मेल होती है ऐसी, तो दैट मीन्स ये किसी ना किसी तरह रिकॉग्नाइज हो जाती है. ये द एक्सपीरियंस डिस्क्राइब्ड. तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ने क्या रिवील किया, even when not consciously considered smell register, हम चाहे इसको कॉन्शियसली करें ना करें, स्मेल तो रजिस्टर होती ही है. द एक्सपीरियंस डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ बी shows how we make our smell without realizing it. Show how we make use of smell without realizing it. Demonstrates that family members have a similar smell. Family member की similar smell होती है, इससे ये नहीं पता लगता. Proves that a sense of smell is learned. Sense of smell को सीखा जा सकता है. Compares the sense of smell in male and female. तो हम इसको आंसर देंगे ए. क्यों? ये बताती है कि वी यूज़ स्मेल विदाउट रियलाइजिंग इट. हम स्मेल को यूज़ करते हैं हमें, लेकिन ये पता नहीं होता कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं. व्हाट इज़ द राइटर डूइंग इन पैराग्राफ सी? इसका अगर हम इंट्रोडक्शन लिस्ट ऑफ हेडिंग देखें, डिफ़िकल्टी ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल, रोल ऑफ स्मेल इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये हो सकता है. फ्यूचर स्टडीज़ नहीं, द रिलेशन बिटवीन ब्रेन एंड नोज नहीं है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मेल एज अ फैक्टर ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए स्मेल को इंटरप्रेट किया जाता है. वाई आवर सेंस ऑफ स्मेल इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, स्मेल इज़ आवर सुपीरियर सेंस. सो एक तो यहाँ पे ग्रुप की बात हुई है. फिफ्थ एंड सेकेंड, आई थिंक सेकेंड इज़ योर आंसर. इसमें रीज़न ये भी है कि क्योंकि द रोल ऑफ स्मेल इन पर्सनल रिलेशनशिप, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में स्मेल का क्या रोल है, ये बेसिकली ज़्यादा ये एक्सप्लेन करता है. क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स की नहीं बात हुई, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात हुई है, वाइफ का हस्बैंड के साथ या बच्चे का मदर के साथ, पेरेंट्स के साथ. इन स्पाइट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर इमोशनल एंड सेंसरी लाइव्स, स्मेल इज़ probably the most under evaluated sense in many cultures. इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत है, लेकिन इसको अंडर इवेल्युएटेड किया जाता है बहुत सारी. अंडर वैल्यूएटेड मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है नहीं. वाई अवर सेंस इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, ये हो सकता है. अभी तो मैं इसको टिक कर रहा हूँ, अगर चेंज हुआ तो हम देख लेंगे. सिक्स्थ आंसर है सी का. द रीजन ऑफन गिव for the low regard in which smell is held is that in comparison with its importance among animals, the human sense of smell is feeble and underdeveloped. बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि बेसिकली जब हम इसको कंपेयर करते हैं ना जानवरों से, तो हमें पता लगता है कि ये जो हमारी स्मेल है, सेंस ऑफ स्मेल है, ये बड़ी फेबल और अंडर डेवलप्ड है. फेबल होता है मतलब काइंड ऑफ कमज़ोर है, मतलब थिन है, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अंडर डेवलप्ड है. While it is true that the olfactory powers of humans are nothing like as fine as those processed by certain animals. हमें ये पता है कि हमारी जो यहाँ पे जो स्मेल की शक्ति है, जो हमारे पास जो पावर्स हैं, olfactory पावर्स हैं स्मेल करने की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने एनिमल्स की हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ मैं आपको. अगर एक जगह पे एक कुत्ता आ जाए, तो वो एक जगह पे अगर 100 लोग बैठे हैं, तो वो कुत्ता वहाँ पे एंटर करते ही ये डिफाइन कर देगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं स्मेल से. वो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग स्मेल से वो वाकिफ़ है. अगर पूरे कॉन्फ्रेंस में 100 लोग आए, उसके बाद 100 लोग चले भी गए, वो हॉल पूरा खाली है, अगर एक कुत्ता आएगा तो उसको वो ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में कितने लोग आए थे, उनकी स्मेल से, उनके जाने के बाद भी. मतलब कुत्तों की जो डॉग्स की जो स्मेल होती है, बस पावर होती है स्मेल करने की, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है. सो यस, ह्यूमन के पास इतने लेवल की स्मेलिंग पावर नहीं होती,
इतनी डेवलप नहीं होती, हमारी वीक होती है, लेकिन फिर भी स्मेलिंग पावर ज़रूर होती है. सो हमारी एनिमल जितनी इतनी स्ट्रांग नहीं है, दे आर स्टिल रिमार्केबली एक्यूट. वन नोज, our nose are able to recognize thousands of smells and to preserve odors which are pleasant only in extremely small quantities. Present only in, sorry, which are present only in extremely small quantities. तो लेकिन फिर भी हम recognize कर सकते हैं thousands of smells को, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, smells हैं, उनको भी हम easily perceive कर सकते हैं, smell कर सकते हैं. तो that means still जो हमारी smell करने की ability है वो तो है. सो वाई अवर सेंस स्मेल इज़ नॉट अप्रिशिएटेड. इसको अंडर वैल्यू किया जाता है. वो इसलिए कि हम सोचते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं जानवरों के साथ. हाँ, यहाँ जानवरों की बहुत अच्छी होती है स्मेल की शक्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट करें हमारी खुद की स्मेल को. स्मेल्स हाउएवर इज़ ए हाईली एल्यूसिव फिनोमेना. एल्यूसिव होता है जो कि बड़ा मुश्किल हो डिस्क्राइब करना. तो जैसे हम इफ़ ऐसे मेडिटेशन इज़ वेरी एल्यूसिव, मेडिटेशन बड़ा ही मुश्किल है एक्सप्लेन करना भी क्या है ये. तो इसी तरह ये स्मेल भी बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना. ऑडोर्स अनलाइक कलर्स ऑफ फॉर इंस्टेंस कैन नॉट बी नेम्ड इन मैनी लैंग्वेजेस. तो ऑर्डर को हम, ऑर्डर मतलब स्मेल को हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में नहीं बता सकते, बिकॉज द स्पेसिफिक वोकेबलरी डज नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि उसकी वोकेबलरी नहीं है, मतलब उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है, तो बताएंगे कैसे. इट स्मेल्स लाइक, तो हम ऐसा बताते हैं कि इसकी स्मेल कुछ ऐसी है. वी हैव टू से व्हेन डिस्क्राइबिंग एन ऑर्डर. ओके, स्ट्रगलिंग फॉर टू एक्सप्रेस अवर ऑल फैक्ट्री एक्सपीरियंस. तो हम बता ही नहीं पाते स्मेल क्या है एक्चुअली. डिफिकल्टी ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल. तो बिल्कुल यही सही आंसर है जी. हम नहीं बता सकते स्मेल कैसी है, हम कुछ बताते हैं कि हाँ चाहे ऐसी है कुछ स्मेल. तो नीचे देखें कुछ. सी पैराग्राफ तो हो गया. What is the written writer doing in paragraph C? Supporting our other research. वो किसी और रिसर्च को सपोर्ट नहीं कर रहा था. Rejecting the common belief. वो किसी कॉमन बिलीफ को रिजेक्ट भी नहीं कर रहा था. Making a proposal describing limitations. वो limitations भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, बता रहा था कि हाँ, मेकिंग a proposal could be the right answer. क्योंकि वो कह रहा था कि हमें अपनी स्मेल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. उसने कोई ये नहीं था कि ठीक है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, वो कुत्तों जैसी इतनी है, बाकी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है, तो उतनी स्ट्रांग नहीं है. फॉर एग्जांपल जो स्नेक है, वो अपनी जो जीभ की सेंसेस होती हैं, जीभ से वो स्मेल लेता है. फॉर एग्जांपल कितने किलोमीटर दूर उसका कोई जानवर अगर छिपा हो जिसको उसको खाना है, तो जो स्नेक है वो लगातार अपनी जीभ को निकाल के उसको सेंस करता रहता है, उसकी मूवमेंट को या उसकी स्मेल को. तो वो कितनी भी दूर हो, स्नेक उसको जाके पकड़ लेगा, क्योंकि वो देख नहीं पाता लेकिन उसको सेंस कर सकता है उसकी वाइब्रेशंस को और उसकी स्मेल को. तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं उनकी सेंसेस. उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी इसकी हमारी खुद की जो ह्यूमन की सेंसेस है वो, उससे भी हम काफ़ी कुछ स्मेल कर सकते हैं. ओके, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट स्टडी ऑफ स्मेल इन द एटमॉस्फेयर इन पैराग्राफ ई. पैराग्राफ ई में पढ़ते हैं, ठीक है. टेस्ट्स हैव शोन that odor can help people recognize the belonging of their husbands and wives. Complete the sentence below. Choose one word only from the passage for each answer while your answer box in. So एक वर्ड में हमें एक्सप्लेन करना है इसको. टेस्ट हैव शोन दैट ओडर, जो टेस्ट ने बताया था, ऊपर टेस्ट किया था, ओडर हेल्प पीपल रिकॉग्नाइजिंग द बिलोंगिंग्स टू देयर हस्बैंड्स एंड वाइफ्स. सो हस्बैंड एंड वाइफ अपनी बिलोंगिंग के बारे में बता सकते थे. बिलोंगिंग क्या थी? उनके क्लोथ्स थे. क्लोथिंग या क्लोथ्स हम आंसर लिख सकते हैं. सर्टेन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में हैव डिफिकल्ट डिस्क्राइबिंग स्मेल बिकॉज दे लैक द एप्रोप्रिएट वोकेबलरी. यहाँ पे उसको क्या नहीं थी, उसके पास वोकेबलरी नहीं थी. द सेंस ऑफ स्मेल में इन्वॉल्व रिस्पॉन्सेज टू विच डू नॉट स्मेल इन एडिशन टू ऑब्वियस ऑर्डर. इन एडिशन टू, उसके अलावा ऑब्वियस ऑर्डर. सो विल सी क्या है. ओके, इसमें तो ये बताया था कि हम बता नहीं पाते. ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें. विल सी, शिफ्ट टू नेक्स्ट. मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज ऑन स्मेल अंडरटेक टू डेट हैज बीन टू
फिजिकल साइंटिफिक नेचर टू डेट, मतलब अभी तक जो मोस्ट ऑफ द रिसर्च हुई है वो फिजिकल नेचर की हुई है, फिजिकल साइंटिफिक नेचर पे. साइंटिफिक एडवांसेस हैव मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द अफेक्शन. सो अभी कुछ साइंटिफिक एडवांसेस हुई हैं समझने में के लिए ऑफ बायोलॉजिकल या केमिकल नेचर ऑफ द ऑल्फैक्शन, हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल केमिकल नेचर क्या है. बट मैनी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैव येट टू बी आंसर्ड. बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू बी आंसर्ड मतलब अभी उनके आंसर देने हैं. Researchers have still to decide whether smell is one sense or two. Researchers को भी ये भी नहीं पता कि हमारे पास जो स्मेल की एक सेंस है कि दो हैं. One responding to odor of proper, one responding to odors proper, एक तो proper odors को respond करती है, and the other registering odorless chemicals. और दूसरी क्या करती है, register करती है odorless chemicals in the air. The sense of smell may involve response to which do not smell in addition to obvious odors. Obvious odors के अलावा do not smell को किसको response करती है, वो chemicals. मैं बताता हूँ आपको एक ये आंसर. वो बोल रहा है कि जो हमारे पास सेंस है ना दो, ये भी अभी क्वेश्चन वैसे प्रूफ नहीं हुआ, तो ये भी अभी पता करना है कि हमारे पास एक सेंस है या दो सेंसेस हैं. एक तो प्रॉपर ऑर्डर को देती है, उसके अलावा जैसे इन एडिशन टू ऑब्वियस ऑर्डर के अलावा एक हमें वो जो ऑर्डरलेस केमिकल्स को भी रजिस्टर मतलब समझती है कि अच्छा ये क्या है, एयर में जो केमिकल्स होते हैं उसको. अदर अनआंसर्ड क्वेश्चन आर वेदर द नॉइस इज द ओनली पार्ट, नोज सॉरी इज द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टिंग बाय ऑर्डर. तो एक और ये भी आंसर हमें नहीं पता कि नोज ही इकलौता पार्ट है जो हमारी बॉडी का स्मेल से इफेक्ट होता है. एंड हाउ स्मेल कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली विद द नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स. और स्मेल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली मतलब जिसमें कोई शंका ना हो, हमें प्रॉपर ऑब्जेक्टिवली हम मेजर कर पाएँ, हम उसको मेजर कर सकते हैं. ये भी इसका भी हमें कोई आंसर नहीं मिला. क्वेश्चंस लाइक दीज मीन दैट इंटरेस्ट इन द साइकोलॉजी ऑफ स्मेल is inevitable set to play an increasing importance role for researchers. मतलब ये क्वेश्चन सारे अभी इसके आंसर नहीं मिले, तो इसमें बहुत सारी रिसर्च होगी. फिर order regarded as unpleasant in certain or not regarded as pleasant in other. तो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन रह गया हमें मोस्ट लाइकली लास्ट में मिल सकता है. ये तो हो गए 3, ये भी हो गया. What does the writer suggest about the study of smell in atmosphere in paragraph E? The measurement of the smell is becoming more accurate. Measurement तो हुई नहीं अभी. Researcher believes smell is purely physical reaction. ऐसा तो believe नहीं करते. तो अभी साइंस उस पे है कि अभी हमें ये मिला है, लेकिन बाकियों पे हमें काम करना है. Most smells are inoffensive. Smell is yet to be defined. Smell का भी पता ही नहीं है, इसको डिफाइन करना है. So answer is D. आई होप आपको ये समझ आ रहा है. ये भी हो गया. तो वी आर लेफ्ट विद ई एंड एफ. सो पैराग्राफ ई में हमें द फ्यूचर स्टडीज इनटू स्मेल, ओके ये हो सकता, ये तो हो गया, ख़त्म हो गया. द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन एंड नॉइस, ये तो नहीं बताया. द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मेल एज अ फैक्टर ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स, ये भी नहीं है. स्मेल इज अवर सुपीरियर सेंस, ये भी नहीं है. सो फ्यूचर स्टडीज इनटू स्मेल, तो ये अभी करनी है स्मेल. सो इसके लिए हम जो आंसर इसका जो दे सकते हैं दैट विल बी 31. We are left with only one paragraph. However, smell is not simply a biological and psychological phenomena. ये सिर्फ biological और psychological phenomena नहीं है. Smell is culture. Okay, smell एक culture भी है. Hence it is social and historical phenomena. इसलिए ये social और historical phenomena है. Odors are invested with cultural values. इसमें cultural values होती हैं. Smell that are considered to be offensive in some cultures may be perfectly acceptable in others. ठीक है, कुछ जगह पे जो स्मेल है कईयों के लिए ऑफेंसिव हो सकती है, लेकिन बाकियों के लिए ये परफेक्टली एक्सेप्टेबल हो सकती है. तो ये हमें लास्ट का आंसर मिला कि odors regarded as unpleasant in certain cultures are not regarded as unpleasant in others. तो यहाँ पे तो cultures आंसर आ जाएगा. कुछ जहाँ पे कुछ कईयों के लिए ऑफेंसिव होती है वो कहीं बाकियों के लिए एक्सेप्टेबल होगी. तो ये तो हो गया, ठीक है. तो एफ का आंसर क्या था? द रिलेशनशिप बिटवीन स्मेल, ये नहीं है. स्मेल इज अवर सुपीरियर सेंस. द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एंड द नोज.
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मेल एज अ फैक्टर ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स, ठीक है, तो ये कल्चर के साथ अटैच्ड है, सो हम, ठीक है, सो दैट्स वाई वी कैन से आंसर इज फिफ्थ। तो कई कल्चर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ लोग मतलब ग्रुप्स हम डिफाइन कर सकते हैं, देयरफॉर अवर सेंस ऑफ स्मेल इज ए मीन्स ऑफ और मॉडल ऑफ इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्ड, ठीक है। डिफरेंट स्मेल्स कैन प्रोवाइड अस विद इंटीमेट और इमोशनल चेंजिंग एक्सपीरियंस विद वैल्यूज एट व्हाट वी अटैच दीज एक्सपीरियंस इन interiorized by the number of members of society in a deeply personal way, ठीक है। तो बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप्स, इनके ग्रुप्स इससे। तो वो ये सुपीरियर सेंस वगैरह ऐसा नहीं कुछ बताया था, ना ही ये कुछ था ब्रेन और नोज का रिलेशनशिप बताया गया था। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने आपका काफ़ी टाइम लिया है। सो बट मेरा मेन मकसद था आपको ये कंसेप्ट को समझाना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।